चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अनडायमेंशनल वेक्टर स्पेस V टू अनडायमेंशनल वेक्टर स्पेस W, तो इसको हम एक अन क्रॉस अन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक मैट्रिक्स मिलती है। ओके, और फिर हमने देखा था कि जो स्पेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, वो किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं? जो अन क्रॉस अन की जो मैट्रिसेस होती है, जो स्पेस होता है उनका, उसके आइसोमॉर्फिक होता है। ओके, बट आज हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम अन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू अन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, लीनियर ऑपरेटर यानी दोनों स्पेस सेम होंगे। ओके, तो ये जो लीनियर ऑपरेटर है, अगर इसका बीटा कोई बेसिस है, ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। फिर सपोज करो आपने एक और बेसिस चूज कर लिया V का, बीटा डैश। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमें एक T की मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो हमारे पास दो बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग दो यूनिक मैट्रिसेस मिल गई। ओके, तो इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में क्या रिलेशन होगा, ओके, वो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह V और W जिस तरीके से हम वेक्टर स्पेस लेते हैं उस तरीके से लेते हैं। चलो, let और फिर ओके, और सपोज जिस तरीके से मतलब हमें क्या चाहिए, बीटा और बीटा डैश दो बेसिस लेंगे ना, और उनके बीच में फिर मैट्रिक्स फाइंड करके और फिर देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ओके, कंसीडर बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एंड या इससे डिनोट कर लेते हैं आर टू ऑर्डर्ड बेसिस। ओके, हमेशा ऑर्डर्ड बेसिस ही लेते हैं जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कंसीडर फ्रॉम V to B, okay, and T beta और T beta dash are matrix of T with respect to beta and beta dash respectively। ओके, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं इस लेक्चर के दौरान। ओके, तो V हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बीटा क्योंकि बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक T की मैट्रिक्स मिलेगी और सेम बीटा डैश के रिस्पेक्ट में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, T की। तो जो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी, ये किस तरीके से रिलेट करेगा? देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग टू V, टी अल्फा का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, सॉरी बीटा, चलो बीटा लेते हैं शुरू, बीटा के रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से आएगा? टी बीटा और अल्फा का बीटा का रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके, एंड टी अल्फा का बीटा डैश के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? टी बीटा बीटा डैश और अल्फा बीटा डैश। ओके, हर एक अल्फा के लिए सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आई? ओके, अब देखो, हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर पढ़ा था ना,
2 बेसिस जब हमारे पास गिवन हो, तो उनके जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होते हैं किसी भी अल्फा के लिए, वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, ओके? वो हमने जब कोऑर्डिनेट वेक्टर का लेक्चर पढ़ा था, अ, तब हमने ये सीखा था, ओके? बट मैं बट मैं उसको फिर से थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ओके? ताकि चीज़ों को फिर अच्छे तरीके से समझा जा सके। और कुछ चीज़ें मैं पूरी तरीके से नहीं समझाऊँगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर वाला लेक्चर नहीं देखा, तो वो एक बार देख लीजिएगा, ओके? तो लेट अ, सपोज़ करो कि अल्फा डैश को आप, क्योंकि बीटा क्या है, इसका बेसिस है ना? ओके, वी का, और ये भी वी का बेसिस है। तो ये वेक्टर है ना वी के, तो हर एक को वेक्टर को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं, ओके? तो सपोज़ करो मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ? P11 अल्फा 1 प्लस P21 अल्फा 2 प्लस Pn1 अल्फा, ओके? सेम अल्फा 2 डैश को लिख सकता हूँ मैं। P12 अल्फा 1 प्लस P22 अल्फा 2 प्लस Pn2 अल्फा 2, ओके? और अल्फा एन डैश को किस तरीके से लिख सकते हैं? P1n अल्फा 1 प्लस P2n अल्फा 2, ओके? अगर इन जनरल नोटेशंस की बात करूँ तो किस तरीके से है? अल्फा जे डैश किस तरीके से है? सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ P I और J और बीटा, सॉरी अल्फा है, ओके? वेयर P I J कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से, क्योंकि स्केलर्स है ना, ओके? ये चीजें हमने उस लेक्चर के दौरान सीखी थी, ओके? बस जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हर एक को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यानी कि अ, चलो इस लेट कंसीडर करो यहाँ, कंसीडर P इज इक्वल टू Pij is uncross unmatrix, okay, with columns P1 P2 और Pn, ओके? बट आप नोटिस करोगे तो ये P1 क्या है? ये होगी ना P1, ये फर्स्ट कॉलम, ओके? फर्स्ट कॉलम ये होगी ना इसकी Pij। तो P1 सॉरी P11 P21 फिर P31 इस तरीके से आएंगे ना, P की जो एंट्रीज होगी फर्स्ट कॉलम में, ओके? और ये क्या है? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है ना? तो और असल में ये क्या है? अल्फा 1 डैश का बीटा, सॉरी बीटा के रिस्पेक्ट में जो बीटा बेसिस है, उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा ना ये फर्स्ट कॉलम, ओके? नोट दैट for is the अल्फा j डैश का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज इक्वल टू कॉलम pj, ओके? ये चीज हम काफी बार पढ़ चुके हैं, कल के लेक्चर में भी हमने इस तरीके से काफी कुछ सीखा था, ओके? नाउ आप कंसीडर करो, लेट अल्फा बिलोंग टू v, बी आर्बिट्रेरी, ओके? देन अल्फा का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, चलो कोऑर्डिनेट वेक्टर अज्यूम नहीं करते हैं, पहले इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, सच दैट अब अल्फा वी के अंदर है और बीटा बेसिस है, तो इसके कुछ यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ना। सपोज करो अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस xn अल्फा n, एंड अल्फा इज इक्वल टू, ये भी इस तरीके से भी होगा क्योंकि बीटा डैश भी तो वो है ना, ओके? ये क्या आएगा फिर?
इसको मैं अगर समेशन फॉर्म में लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, जे इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई डैश और अल्फा सॉरी जे जेड डैश, ओके। और अल्फा जे डैश की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ये आ जाएगी ना, तो इसको मैं अगर पुट करूँ यहाँ तो क्या आएगा? ओके। और अगर इसको मैं सही से राइट करूँ तो ये आ जाएगा ना, आई इज इक्वल टू 1 टू n। और क्योंकि ये किस पे आई पे डिपेंड नहीं करता है ना, और क्योंकि समेशन क्या है हमारा फाइनाइट है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ओ- ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके। हालांकि ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? अल्फा का बीटा के रिस्पेक्ट में ये होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये होगा, ओके। तो यानी कि नोट दैट, अब ये देखो, अब अल्फा के रिस्पेक्ट में, सॉरी, जो बीटा के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा उसके ये होंगे ना एलिमेंट, ओके, क्योंकि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है अल्फा में, तो नोट दैट अल्फा का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज, पहला क्या होगा? अल्फा वन, जो अल्फा वन के साथ है वो होगा ना, जे इज इक्वल टू 1 टू n p1 जे और एक्स डैश से, और सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू n फिर p2 जे जो अल्फा 2 के साथ होगा, ओके, और इस तरीके से अल्फा n के साथ होगा, ओके। और अगर आप इसको अच्छे से राइट करोगे तो ये एक्चुअल में यही आ जाएगा p, और ये x1 x ये जो इनटू में ये आएगा ना, p जो मैट्रिक्स है, और इनटू में ये आएंगे, ओके। अगर आप इसको राइट करोगे, ओके, ये मैंने अच्छे से समझाया था जब कोऑर्डिनेट वेक्टर वाला समझाया था। और ये क्या एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर है ना अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p अल्फा बीटा डैश, ओके। ये बात समझ में आई ना? जस्ट रिकॉल था जो हमने सीखा था अब तक, दैट इज जो फॉर एनी ये असल में वो होती है p जो होती है ना हमारी, क्योंकि देखो एक दो बार हमने इसको सीख लिया किस तरीके से, कि क्योंकि अल्फा वन और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, और जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जब अलाई सेट्स बनाते हैं तो ये जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी, इन्वर्टिबल बनती है। एक तो ये सीखा था, कब सीखा था? जब हमने नए वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए थे फ्रॉम सम अलाई वेक्टर्स, ओके। तो वहां एक रिजल्ट सीखा था, तो उसकी हेल्प से भी कह सकते हैं कि पी इन्वर्टिबल होगी। और सेकंड, जब हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर किया था तब भी हमने होमोजीनियस के सिस्टम की हेल्प से इसको प्रूफ किया था कि पी जो होगी वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ओके। फॉर एनी अल्फा एंड वी हैव अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा डैश वेयर p is an matrix with columns p1 p2 pn where pj किसके इक्वल होती है? अल्फा डैश और जे का बीटा के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है ना, ये चीजें हमने सीख रखी है अब तक, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिसेस आई हैं हमारी टी बीटा और टी बीटा डैश, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो यहां से देखो, अब हमें अगर ये निकालना है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा रिलेशन आया है, ओके, इनके बीच में अब मैं टी अल्फा भी पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि हर एक अल्फा के लिए ये ट्रू है।
तो यहाँ मैं टी अल्फा भी पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि टी अल्फा भी क्या होगा, वी का एक वेक्टर है ना, तो इसको टी अल्फा को भी सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम दिस वी हैव, और टी अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, पी टी अल्फा बीटा डिस्क इसके इक्वल होगा ना। ओके, जस्ट मैंने टी अल्फा पुट किया है इसकी जगह, क्योंकि हर एक वेक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो टी अल्फा भी एक वी का वेक्टर है, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, और हमारे पास क्या था, आल्सो, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, टी अल्फा बीटा किसके इक्वल है, टी बीटा और अल्फा बीटा, एंड और टी अल्फा बीटा डैश इज इक्वल टू टी बीटा डैश और अल्फा बीटा डैश। ओके, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस कह सकते हैं इनको, या फिर तीन जो इक्वेशन से कह लो। ओके, ये हमारे पास आ चुके हैं तीन इक्वालिटी। अब इनकी हेल्प से मैं ये रिलेशन निकालता हूँ, यहाँ देखो ना, टी अल्फा बीटा डैश, अब ये पी है ना, यहाँ से, ओके, यहाँ से ये टी अल्फा बीटा के इक्वल है, और टी अल्फा बीटा किसके इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल है ना, टी बीटा और अल्फा बीटा। ओके, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, पी अल्फा बीटा डैश, और यहाँ से क्या आ जाएगा, टी बीटा अल्फा बीटा और पी अल्फा और डैश बीटा डैश। ओके, ओके, इसके इक्वल है ना, यहाँ तक समझ में आया ना। जस्ट मैंने इन इक्वेशंस का यूज किया है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो पी मेरी इन्वर्टिबल है, तो दोनों तरफ पी इनवर्स अप्लाई कर सकता हूँ ना यहाँ में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओवर, ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। ओके, अब देखो ये क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये देखो यहाँ टी अल्फा बीटा डैश और अल्फा बीटा डैश। ओके, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो मैट्रिक्स होती है किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहां से भी देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, बीटा डैश है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाती है, टी की मैट्रिक्स हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा डैश। ये बात समझ में आई, ये जो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये यूनिक होती है, और यूनिक होती है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इन मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या लीनियर ऑपरेटर लिख देता हूँ यहाँ, operator is unique for with respect to each basis। भी है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो टी की बीटा डैश के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पी इनवर्स टी बीटा और पी। ये समझ में आया, क्योंकि ये यूनिक होती है, और ये इस रिलेशंस को सेटिस्फाई जो करता है हर एक अल्फा के लिए, तो ये मैट्रिक्स जो आती है वो क्या हो जाती है, मैट्रिक्स हो जाती है टी की विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश। ओके, और क्योंकि ये यूनिक होती है और हमने क्या अज्यूम किया, ये क्या है, टी बीटा डैश है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, ओके।
चलो, अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये तो हम समझ गए कि ये जो दो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से रिलेटेड होती है, ओके, वेयर पी इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर हम कहें तो पी एक्चुअल में क्या होती है, जो ये बीटा और बीटा डैश है ना, इनके बीच में जो जो मैट्रिक्स आती है, इनसे जो कंस्ट्रक्ट होती है ना जो मैट्रिक्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वेयर पी इज इक्वल टू P1, P2, Pn अनक्रॉस n मैट्रिक्स एंड Pj जो jth कॉलम है वो अल्फा डैश जो jth वेक्टर है बीटा डैश का, उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर को डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है अब तक का। अब मैं क्या काम करता हूँ, देखो हमने कल एक चीज ये भी सीखी थी ना कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अभी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ऑपरेटर भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी तो मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या होगी, जिसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो P बन जाए, वो लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, चलो वो देखते हैं। वी नो दैट there exists a unique linear operator u from V to V such that u अल्फा को किस पे मैप करें, uj। ओके, हर एक बेसिस एलिमेंट के ऊपर अगर हमें गिवन हो, इमेज गिवन हो, ठीक है, किसी फंक्शंस की, तो वो क्या बन जाती है, लीनियर यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है ना, इस तरीके की हमने थ्योरम फर्स्ट की थी फर्स्ट लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। ओके, तो फॉर ईच जे बिटवीन 1 एंड n। ओके, अब देखो इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या, सॉरी इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी इस ऑपरेटर की, सिंस फॉर अल्फा जेड एस किसके इक्वल है, किसके इक्वल कंसिडर किया था हमने, आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई जे और अल्फा आई। ओके, इनके कंसिडर किया था ना। और इस तरीके से तो बीटा के रिस्पेक्ट में अब इसकी क्या होगी, यू की मैट्रिक्स क्या होगी, एंड यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा डे यू अल्फा जे क्या आ जाएगा, देयरफॉर यू अल्फा जे मेरे पास क्या आ जाएगा, ओके। इस तरीके से तो किसी लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालते हैं कि जो हमें बेसिस गिवन हो उसके ऊपर, क्योंकि यू कहाँ है, वी से वी है ना, इसका भी बीटा सपोज कर लिया और इसका भी बीटा सपोज कर लिया, तो हर एक बीटा जो उसका जो वेक्टर होगा बीटा का, उसके ऊपर निकालते हैं ना हम, इमेज निकालते हैं, फिर उनको उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखते हैं तो जो ये स्केलर्स आते हैं उनको कॉलम में लिखते हैं ना, तो वो जो मैट्रिक्स आती है वो हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑपरेटर। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब इन अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से है तो यू की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, और दैट इज देयरफॉर मैं पहले यूज कर रखा है, तो दैट इज मैट्रिक्स ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा इज p, that is u with respect to beta is equal to p। ये बात समझ में आई आपको कि u की जो मैट्रिक्स होगी वो p ही होगी। ओके, जस्ट कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल सा हमने एक, क्योंकि इस तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है और यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है,
बस इसका यूज़ करके, और क्योंकि अल्फ़ा जेड एस को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लिख रखा था, इस तरीके से लिख रखा था, तो यहाँ से जस्ट यू अल्फ़ा जे इसमें आ गया, ओके? तो बस और फिर यू की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये इनको बस कॉलम में लिखते हैं, और कॉलम में जब लिखते हैं तो ये सेम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? P बन जाएगी। तो यू की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? P हो जाएगी, ओके? तो यहाँ से एक और चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अलग तरीके से लिखूँ तो? इस रिलेशन को इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, ओके? Therefore, relation between T beta and T beta dash can be written as, इस तरीके से लिख सकता हूँ, T अल्फा बीटा डैश किसके इक्वल आया था? P इनवर्स था ना? अब हाँ, एक चीज ये भी नोटिस करो, ये बेसिस को बेसिस पे मैप कर रही है ना, ओके? और बेसिस को जब कोई लीनियर ऑपरेटर सेम डायमेंशन होती है, तो बेसिस को जब बेसिस पे मैप करता है, तो हमने एक थ्योरम की थी ना कि वो क्या हो जाता है? इन्वर्टिबल हो जाता है, ओके? तो यहाँ क्या होगा? यू क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। और क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हैं पी क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, तो वहां से भी देख सकते हैं कि यू इन्वर्टिबल होगा, ओके? तो दो रीजन है मेरे पास इन्वर्टिबिलिटी का, ओके? टी अल्फा बीटा डैश किसके इक्वल हो जाएगा फिर? पी इनवर्स ना, और पी इनवर्स क्या होगा यहाँ? यू बीटा का इनवर्स, फिर क्या आएगा? सॉरी, अल्फा बीटा नहीं, जस्ट बीटा, ओके? और यहाँ क्या आ जाएगा? बीटा, क्योंकि पी तो इसके इक्वल है ना, जस्ट उसको राइट किया, ओके? ये समझ में आई? यहाँ तक, ओके? तो इस तरीके से रिलेटेड होती हैं। दो रिलेशंस मैंने बताए हैं अलग अलग फॉर्म में, कि अगर बीटा और बीटा डैश हमारे पास वी के बेसिस हैं, और बीटा के रिस्पेक्ट में मतलब हर एक इसके वेक्टर को इस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है? मतलब पीजे तो इस तरीके से मतलब कॉलम वेक्टर बनाते हैं, ओके? सॉरी, कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाते हैं हर एक वेक्टर इसके वेक्टर का, ओके? तो ये जो फिर जो मैट्रिक्स बनती है पी, तो फिर जो मैट्रिक्स टी की होती है विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, ओके? और कह सकते हैं कि हमारे पास हमेशा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो हमारी दोनों मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ओके? तो इसको मैं अब एज ए थ्योरम लिख देता हूँ, जितना भी हमने डिस्कस किया। Let TV2V is a linear operator on V, and a beta bit of, या फिर मुझे इनके लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको मैं लिख चुका हूँ ऊपर, तो थ्योरम में क्यों लिखूं, मैं राइट करूँ ना? और इसको भी लिखने की आवश्यकता, चलो लिख ही देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरम को तो अच्छे से लिखना चाहिए ना। And ordered basis, then there exists an unprocessed invertible matrix P with columns P1, P2, Pn, Pj किसके इक्वल था? और बीटा के इक्वल, ओके? Such that
T beta dash is equal to P inverse okay. Furthermore, there exists a unique linear transformation, a unique linear operator U from V to V ओके। जस्ट थ्योरम में एज ए थ्योरम लिखा है जितना भी हमने अब तक डिस्कस किया है ओके। अब एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल जो मैंने कल किया था एक आर स्क्वायर पर वो लेता हूं। let ओके इस तरीके से मैंने डिफाइन किया और कंसीडर टू बेसिस 1001 and 1121 ओके। तो अब मुझे अपनी थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले तो मुझे पी मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी ना। और पी मैट्रिक्स अगर मुझे फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले ये जो 1 1 है इसको मैं पहले इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा ना बीटा के ठीक है। ये 1 1 को क्योंकि हर एक ये क्या है मेरा अल्फा 1 डैश है ना। तो उसको अल्फा 1 और अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। फिर इसको ये अल्फा 2 डैश है और इसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। फिर उससे पी मैट्रिक्स आएगी ओके। तो 1 1 को जब मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा 1 × 1 0 प्लस 1 × 0 1 एंड 2 1 को जब लिखेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 0 प्लस 1 × 0 1 ओके। दैट इज देयरफॉर जो पी मैट्रिक्स होगी वो क्या आएगी मेरे पास इनके कॉलम में लिखते हैं ना मतलब जो ये फर्स्ट जो वेक्टर बेसिस वेक्टर होता है इसको जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू बीटा उसको कॉलम में लिखते हैं ना। तो ये क्या आएगा 1 1 ओके। और ये क्या आएगा फिर 2 1 ओके। अब क्योंकि मुझे पी इनवर्स की भी आवश्यकता होगी ओके तो पी इनवर्स कैसे निकालेंगे। इसका डेटरमिनेंट क्या होगा 1/p डेटरमिनेंट ऑफ ये और क्या आएगा जो एडजॉइंट निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं यहाँ a11 निकालते हैं ना कोफैक्टर a11 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। फिर इसका -1 आ जाएगा और फिर यहाँ -2 आ जाएगा और इसका फिर 1 आ जाएगा ओके। और क्योंकि डेटरमिनेंट इसका क्या है -1 है ना तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1 1 2 -1 ओके। तो ये मेरे पास पी इनवर्स आ गया। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में कल मैंने ये वैसे फाइंड की थी कि इसके रिस्पेक्ट में जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी बट अभी फिर से फाइंड कर लेते हैं ओके। T10 की इमेज क्या आएगी 10 तो इसको लिखेंगे तो 1 × 1 0 प्लस 0 × 0 1 एंड T0 पे निकालेंगे तो क्या आएगी 0 0 ओके। तो इसको लिखेंगे तो 10 प्लस 0 × 0 1 ओके।
और बीटा के रिस्पेक्ट में इसकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी फिर? 1 0 और फिर 0 0 ओके? तो यहाँ से अब जो अभी-अभी हमने थ्योरम पढ़ी, अब मुझे टी बीटा डैश निकालना हो, ठीक है? इस बेसिस के रिस्पेक्ट में इसकी मुझे मैट्रिक्स निकालनी हो, तो वो किस तरीके से निकालेंगे? एक तो वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको पुट करेंगे फिर लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो, ओके? दूसरा जो हमने थ्योरम पढ़ी है उससे, बाय अबो थ्योरम। ये किसके इक्वल आएगा? P इनवर्स T बीटा और P। ये किसकी इक्वल है? P मेरी क्या थी? सॉरी, P इनवर्स -1 1 2 -1 ओके? ये मैट्रिक्स क्या थी? 1 0 0 0 ओके? और ये मैट्रिक्स क्या थी मेरी? P क्या थी? 1 2 1 1 ओके? तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? -1 1 2 -1। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 1 फिर 2 फिर 0 0 ओके? और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? -1 -2 2 और 4। अगर मैंने कैलकुलेशन की सही की है तो ये आएगी, ओके? जो बीटा डैश के रिस्पेक्ट में हमारी जो मैट्रिक्स होगी। समझ आ गया ना यहाँ तक? ओके, चलिए अब एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या मैंने सही तो किया है ना वैसे? हाँ, सही लग रही है, बाकी देखते हैं, ओके? वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं? अगर ये आप टी की मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश, देन क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट वेक्टर था बीटा डैश का ये था ना, तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए? -1 × 1 1 प्लस 2 × 2 1 इसमें होना चाहिए ना? तो ये क्या आएगा मेरे पास? -1 -1 प्लस 4। नहीं, मैंने कुछ गलती की है। अच्छा, ये उस तरफ आएगा नहीं? हाँ, 1 फिर इसका निकालते हैं ये क्या आएगा? -1 और यहाँ आएगा अब सही है ना? मैंने थोड़ी जल्दबाजी की है। ओके, यहाँ क्या आएगा? 1 -1 2 1 -1 तो ये हो गया और जस्ट इसको अब सही से राइट करना है ना? -1 2 1 -1 -1 2 1 -1 ओके? और अब इसको राइट करेंगे तो -1 -2 1 2 ये आएगी। चलो देख लेते हैं। 1 × 2 1 ओके? तो यहाँ से क्या आएगा? -1 -1 प्लस 2 1 और ये क्या आएगा? 1 0 ओके? और ये क्या आएगा? फिर t 2 1 निकालेंगे तो क्या आएगा? ये इमेज सेम आ गई ना? ओके? और 2 1 क्या आएगा? -2 × 1 1 प्लस 2 × 2 1 तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? -2 -2 प्लस 4 और 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 और 0 ओके? तो यानी कि जो वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हुआ, ठीक है? क्योंकि इसकी इमेज यही आनी थी ना और इसकी इमेज भी यही आनी थी, ओके? थोड़ी कन्फ्यूज़न के लिए, थोड़ी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी ये समझ आ गया ना? किस तरीके से निकालते हैं मतलब अगर हमें पता हो तो? ओके।
चलिए, ये तो हुआ हमारा। अब इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, मतलब नाम दे रहा हूँ मैं इनको, ओके? क्या नाम दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स रिलेटेड हो किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P से, तो उनको मैं क्या कहूँगा? सिमिलर मैट्रिक्स, ओके? अ, ये मैट्रिक्स ए। चलो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंस बाद में प्रूफ कर देंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से लिखूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, जो सिमेट जो अ, ओके? अगर इस तरीके से रिलेटेड हो तो उसको कहेंगे ए क्या होगी, सिमिलर होगी बी की, ओके? ये क्या बनाता है, जो सिमिलैरिटी होता है कि ए रिलेटेड टू होगी बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज सिमिलर टू बी, ओके? तो ये क्या बनाता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। क्यों? क्योंकि ए हमेशा ए से रिलेटेड होगी ना, अगर पी को आइडेंटिटी ले लेंगे तो, ओके? तो हमेशा एक मैट्रिक्स खुद से रिलेटेड होती है, ओके? और उसको अगर प्रूफ करना है बी रिलेटेड टू, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू, क्योंकि इन्वर्टिबल है ना, तो पी और ए और पी इनवर्स, और पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इनवर्स का इनवर्स, और ए और पी इनवर्स, ओके? हाँ, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके? तो ये क्या आ जाएगी, बी रिलेटेड टू, सॉरी, बी सिमिलर टू ए, यानी कि बी, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी क्या हो जाएगी, ए से रिलेटेड हो जाएगी, ओके? और इस तरीके से ही आप ट्रांसिटिव भी प्रूफ कर सकते हो। ट्रांसिटिव चलो प्रूफ कर लेते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक आर ट्रिवियल to prove reflexive and symmetric is easy. Okay, let's prove. Oh, oh,
let A is similar to B and B is similar to C, then there exists invertible matrices P1 and P2 such that अगर A रिलेटेड है तो क्या आ जाएगा A P1 इनवर्स और यहाँ क्या आ जाएगा P P1 एंड B क्या आ जाएगा एक्चुअल में P2 इनवर्स P P2 therefore A is equal to B को फिर क्या लिखते हैं B इनवर्स ओके और क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है ना तो यहाँ से क्या आ जाएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या आ जाएगी पे इनवर्स ओके और ये किसका इनवर्स होता है तो वो अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है इन्वर्टिबल होती है ओके ओके एंड हेंस द प्रूफ ओके तो अब इसको इस तरीके से बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि A इज सिमिलर टू B डायरेक्ट लिख सकते हो कि A एंड B आर सिमिलर ओके मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा था A एंड B आर सिमिलर तो बट मैं चाहता था कि आपको ये पता हो ओके तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि A अगर B के सिमिलर है तो B A के सिमिलर होगी ओके चलिए अब देखिए हमने ये एक चीज ऑब्जर्व कर ली ना कि अगर हमारे पास टू डिफरेंट बेसिस है फॉर सम वेक्टर स्पेस V तो क्या होगा जो मेट्राइसिस होंगी दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्या होंगी इन्वर्टिबल होगी ना ये हमने ऑब्जर्व कर लिया अब कन्वर्स के बारे में क्या कहेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सिमिलर हैं ओके तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे दो बेसिस मिलेंगे ओके तो let A B belong to अगर ए बी के सिमिलर है तो और किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में हमारी मैट्रिक्स जो आ रही है वो क्या आ रही है टी की ए आ रही है ओके अब आपको फाइंड करनी है बीटा इस तरीके का बेसिस जिसके रिस्पेक्ट में टी की जो मैट्रिक्स आए वो क्या आ जाए बी आ जाए ओके तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सिंस ए एंड बी आर सिमिलर देयर एग्जिस्ट एन invertible matrix P such that ओके ये B इज इक्वल टू लिखेंगे
बीच ओके। अब आप ये डिफाइन करो, क्योंकि इसका पता है ना बेटा का, तो डिफाइन लेट सच दैट ओके। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने क्या बना लिए, नए, क्योंकि ये स्केलर हमें पता है, क्योंकि पी हमें पता है ना, तो इस तरीके से मैंने क्या बना लिए, इनके वो लीनियर कॉम्बिनेशन से नए वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिए। और क्योंकि पी इन्वर्टिबल है, तो ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ना। ये हमने एक एक्सरसाइज भी की थी इस तरीके की। ओके, सिंस पी इन्वर्टिबल we have beta is basis for v। ओके, बीटा डैश, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि अन वेक्टर्स हैं और क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में जब आप इसकी मैट्रिक्स निकालोगे टी की, तो वो क्या आएगी, इसको ही होल्ड करेगी ना, वो इस रिलेशन को होल्ड करेगी ना, क्योंकि जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन चलती है जब हमें ये पता हो, बेसिस पता हो, ओके, और वो इस फॉर्म में हो, तो वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, जिस तरीके से हमने प्रूफ किया है थ्योरम को। ओके, नाउ वी कैन easily see that t beta dash is equal to क्या होगी, b होगी। ओके, जिस तरीके से हमने थ्योरम को प्रूफ किया है, क्योंकि हम वहां में क्या पता था जब स्टार्ट किया था हमने, ये बीटा जो बेसिस पता था, बीटा ये है हमारे पास। ओके, और ये बीटा डैश पता था। ओके, अब ये दो हमारे पास बेसिस पता होते हैं और इस तरीके का रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों किस तरीके से रिलेट हो जाती है, मैट्रिसेस इस तरीके से हो जाती है ना। तो पी इनवर्स ए क्या है मेरे पास, पी इनवर्स टी बीटा है ना, और पी ये किसकी इक्वल आती है, टी बीटा के इक्वल, टी बीटा डैश की इक्वल आएगी ना। और ये किसकी इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स बी की इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल हो जाएगी, बी की इक्वल हो जाएगी ना। ये बात समझ में आई। ओके, ओके, चलिए, ये थोड़ा देखना था, ऑब्जर्व करना था, कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टू डिफरेंट बेसिस हैं, डिफरेंट या सेम, इसको दो बेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस वी के, अनडायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी के, और हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिसेस आएंगी वो क्या होंगी, हमेशा सिमिलर होंगी। ओके, और कोई दो अनक्रोसन की सिमिलर मैट्रिसेस हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होते हैं, दो बेसिस होते हैं वेक्टर स्पेस वी के, जिनके रिस्पेक्ट में वो क्या होते हैं, मतलब जिनके रिस्पेक्ट में वो क्या आएंगी, ए और बी मैट्रिसेस आएंगी, और वो किससे रिलेटेड होंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर होंगी। ओके, तो यानी सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिसेस ही होती हैं, जस्ट विद विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट बेसिस। ओके, उनको सिमिलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आई। ओके, तो आज मुझे जस्ट इतना ही करवाना था, चेंज ऑफ बेसिस। और कल हम, अब हमारे जो 3 टॉपिक रह गए हैं, वो कौन-कौन से हैं? डबल स्पेस, ओके, फिर आएगा डबल डबल स्पेस, फिर आएगा ट्रांसपोज़ ऑफ ए मैट्रिक्स। आप सोच सकते हो कि ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स तो काफ़ी ईज़ी, मतलब वो तो हमें पता है, उसको क्या करवाने की आवश्यकता है। बट वो अपना एक अलग पूरा एक वो लेगा, ओके, लेक्चर, क्या पता 2 लेक्चर ही ले ले, ओके। क्योंकि वो किसी वजह से आता है, जस्ट मतलब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर हमारे पास टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी रिस्पेक्ट में हमारी, किसी बीटा के रिस्पेक्ट में हमारी मैट्रिसेस है ए, तो ए डैश बी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो होती है, मैट्रिक्स होती है। ओके, तो वो हम ए ट्रांसपोज़ में सीखेंगे। ओके, तो वो हमारे पास 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, 3 टॉपिक बचे हुए हैं और 3-4 लेक्चर लगेंगे। ओके,
तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपना जो नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। ओके?